और देखिए मिडिल ईस्ट की महाजंग किस दिशा में जा रही है, तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। शनिवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग ने इस कंफ्यूजन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। और ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ईरान की सत्ता किसके हाथ में है और फैसले कौन ले रहा है, ये भी पूरी तरह साफ नहीं है। अगर खुला है तो क्या ईरान के मित्र देशों के जहाजों को वहां से निकलने की अनुमति है या नहीं। भारतीय जहाजों पर फायरिंग के बाद विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत को तलब कर औपचारिक विरोध दर्ज कराया और नई दिल्ली ने इस घटना पर अपनी गंभीर चिंता और नाराजगी व्यक्त की है। हालांकि सवाल यह है कि ईरानी फौज ने नागरिक जहाजों पर फायरिंग किन परिस्थितियों में और क्यों की। माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में ईरान की आंतरिक राजनीति की बड़ी भूमिका हो सकती है। और इस बीच एक बड़ा अपडेट बता रहे हैं, ईरान ने फिर से बंद कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। बड़ी जानकारी, ईरान ने फिर से बंद किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। हॉर्मुज पर पहले की तरह नियंत्रण जारी रहेगा, ये सैन्य प्रवक्ता की तरफ से कहा गया। अमेरिका बार बार उल्लंघन कर रहा है, ऐसे में ये प्रतिबंध जो है, ये नियंत्रण जो है वो जारी रहेगा। हॉर्मुज पर ईरान ने फिर से सख्ती दिखा दी है। हॉर्मुज पर ईरान की अमेरिका को चेतावनी, ईरानी बंदरगाहों से नाकाबंदी हटाने की मांग और एक बार फिर से सख्ती दिखाता हुआ नजर आया ईरान। तो हॉर्मुज पर ईरान की अमेरिका को ये चेतावनी, और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर किन परिस्थितियों में हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया गया है। जिस हॉर्मुज के खोलने के दावे किए जा रहे थे उसे एक बार फिर से बंद कर दिया है। और ऐसे में ये जानकारी सामने आ रही है कि अभी कोई बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है, यानी जो दावे ट्रंप कर रहे थे वो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सिर्फ खोखले थे। और ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज को लेकर सख्ती दिखा दी है। ईरान की अमेरिका को भी चेतावनी है। ईरानी बंदरगाहों से नाकेबंदी हटाने की मांग ईरान कर रहा है, जबकि खुद यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बार फिर से बंदिशें लगा दी हैं। तो ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। और ये बड़ी जानकारी, क्योंकि अब तक ये कहानी सामने आ रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है। अमेरिका बड़े बड़े दावे कर रहा था कि यहाँ पर किसी भी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं किया जा सकता, और ईरान उनकी बातें मान गया है। लेकिन हकीकत कुछ और है, बल्कि ईरान अब अमेरिका को चेतावनी भी दे रहा है। देखिए, आप कुल मिलाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अभी तक स्थिति जो है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाई है। एक तरफ अमेरिका, लगातार अमेरिका की तरफ से नाकाबंदी की गई और ईरान से कहा गया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे। अब ईरान ने फिर से बंद कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, क्योंकि ईरान का कहना है कि अमेरिका भी तो नाकाबंदी हटाए। ये कैसी हिपोक्रेसी है, एक तरफ अमेरिका नाकाबंदी कर रहा है और ईरान से मांग कर रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे। इस बीच एक अपडेट बता रहे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वापस लौट रहे जहाज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज वापस लौट रहे। IRGC ने की है हॉर्मुज को बंद करने की घोषणा। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, IRGC ने हॉर्मुज को बंद करने की घोषणा की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वापस लौटने हैं तकरीबन 20 जहाज। अमेरिकी नाकेबंदी के खिलाफ ईरान ने बंद किया है हॉर्मुज, और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी हटाने की मांग की जा रही है। तो यहाँ पर सख्ती दिखाता हुआ ईरान दिख रहा है। ऐसे में 20 जहाजों को वापस लौटा दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज वापस लौट रहे हैं, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला नहीं है। अगर फीस चुकाएंगे, टोल देंगे, तभी इन जहाजों को आगे बढ़ने की इजाजत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20 जहाज वापस लौटे हैं। ईरानी सैन्य प्रवक्ता ने इस बाबत जानकारी दी है, हॉर्मुज बंद करने की जानकारी दी है और यहाँ पर शर्त लगा दी है। IRGC की तरफ से ये शर्त लगा दी गई ईरान की तरफ से कि हॉर्मुज की पर जो नाकाबंदी अमेरिका ने की हुई है वो नाकाबंदी अमेरिका हटाए, नहीं तो ईरान ने भी यहाँ पर एक बार फिर से ये तालाबंदी कर दी है। यानी कि ईरान ने एक बार फिर से नियंत्रण कर लिया है। कुल मिलाकर जो स्थिति है वो बनी हुई है, और इन सब के बीच भारतीय जहाज को ईरानी नेवी ने वापस भेज दिया है। तो बड़ी खबर आ रही है, जहाज को ईरानी नेवी ने वापस भेज दिया है। हॉर्मुज पार कर रहे जहाज को वापस भेजा है। जहाज को वापस भेजने का वीडियो अब सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। भारतीय जहाज को ईरानी नेवी ने वापस भेज दिया है। भारतीय जहाज को ईरानी नेवी वापस कर रही है। तो हॉर्मुज पार कर रहे जहाज को वापस भेजा गया है। जहाज को वापस भेजने का वीडियो भी अब सामने आया। क्या कुछ कारण रहे हैं कि आखिर भारतीय जहाज को भी यहाँ पर वापस भेजा गया है, क्योंकि इससे पहले हम जो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, बता दें आपको किस तरीके से यहाँ पर जो तैयारी थी भारत की तरफ से कूटनीतिक तौर पर कि ईरान किसी भी तरह से जो है भारतीय जहाज को वापस नहीं भेजेगा, जिस तरह की बातचीत हुई थी दोनों देशों के बीच। लेकिन अब ऐसे में खबर आ रही है कि यहाँ पर भारतीय जहाज को भी वापस भेजा गया है। क्या कुछ वजह, हालांकि भारत ने इसको लेकर नाराजगी व्यक्त की है।
तो देखिए भारतीय जहाज की भी वापसी हो गई है, ईरानी नेवी ने वापस भेज दिया है, यानी कि हरी झंडी नहीं मिली है, यानी कि भारतीय जहाज भी नहीं आ रहे। होर्मुज पार करे जहाज को वापस भेजा गया है। जहाज को वापस भेजने का एक वीडियो, जो तस्वीरें आपको स्क्रीन पर अभी दिखा रहे हैं, तस्वीरें इसी बात की तस्दीक करिए कि भारतीय जहाज जो है वो भी होर्मुज पार नहीं कर पाया। अब ईरान यहाँ पर सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ अमेरिका ने नाकाबंदी करके ये मैसेज कन्वे किया था कि अब वो यहाँ से, अगर देखें ईरान पर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है कि ईरान इस नियंत्रण को बनाए रखे, और इन सब के बीच अब देखिए ईरान इस नियंत्रण को अगर देखिए कहीं ना कहीं खोले, और अमेरिका ने नाकाबंदी लगा दी थी, लेकिन अब स्थिति जस की तस हो गई है। बिल्कुल, और ऐसे में इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा भी करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं, विकास सबरोल, ग्रुप कैप्टन आशीष साई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रितेंद्र माथुर जी, मनोज कुमार जी जुड़े हुए हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले अपडेट हम विकास सबरोल से ले लेते हैं। विकास, देखिए भारतीय जहाजों को भी वापस भेजा जा रहा है हॉर्मुज से, और ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत और ईरान की जो कूटनीति थी, क्या वो यहाँ पर विफल होती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि एक बातचीत भारत ने ईरान के साथ की थी कि किसी भी तरह से कम भारतीय जहाजों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ईरान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब भारतीय जहाजों को वापस भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हालात बने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, वहां पर एक कंफ्यूजन से क्रिएट हो चुके हैं। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की तरफ से खोला जाता है, लेकिन अमेरिका उसको ब्लॉकेट करता है। फिर अमेरिका कुछ जहाजों को पार कराने की कोशिश करता है तो ईरान उसको ब्लॉकेट करता है। तो ऐसे में ये देखा जाए तो ये एक तरह से बंद ही था, किसी भी हालत में खुला नहीं था। सिर्फ ये अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश वहां पर लगातार की जा रही है, कभी ईरान की तरफ से, कभी यूएस की तरफ से। सिर्फ एक ग्लोबल लेवल पे दिखाने की कोशिश की जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसके कब्जे में है। उसका नुकसान कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को झेलना पड़ रहा है, लेकिन जो हालात बने हैं वो लग नहीं रहा कि शांति वार्ता की तरफ पहल की जा रही है। क्योंकि देखिए अगर पहल की जा रही होती तो शायद कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर दोनों देशों की सहमति बनती है। ऐसे में लग रहा है कि शांति वार्ता फिर से विफल रहने वाली है। और खासकर सबसे बड़ी बात है कि यूरेनियम संवर्धन को लेकर, उसकी यूरेनियम इनरिचमेंट को लेकर कहीं बात बनती नजर नहीं आ रही। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि रशिया ने एक बार फिर से अप्रोच किया है और ये जरूर कहा है ईरान को कि आपका यूरेनियम हमें दे दीजिए और हम पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि पहले भी देखा गया है कि एक बार दोनों ने मिलकर भी इस पे काम किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लग रहा है कि ईरान शायद रशिया पे ज्यादा ट्रस्ट करे बनिस्बत यूएस पे। लेकिन फिलहाल अभी जो हालात है वो ठीक नहीं लग रहे, लग नहीं रहा कि शांति समझौता किसी एक दिशा में जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लगातार कहते हैं, कहीं ना कहीं किसी को एक बड़े भाई की भूमिका निभानी पड़ेगी। बिल्कुल, और विकास ये तो कल जिस तरह से बयान सामने आ रहे थे वो लग ही रहा था कि यहाँ पर सिर्फ बातें बनाई जा रही है ट्रंप की तरफ से। साइसर देखिए लगातार ये चर्चा हो रही थी, ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे थे। ऐसे में अब भारत के लिए जो परिस्थिति बनी है वो सही नहीं है। ईरान ने भारत का जहाज भी अगर वापस भेज दिया, भारत के जहाजों को भी अगर यहाँ पर अनुमति नहीं मिल रही है, फिर क्या कुछ समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये तो ये समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। पिछले 24 घंटों में बहुत तेजी से घटनाक्रम बदले हैं। ईरान को ये जो पोर्ट ब्लॉकेज हैं इनसे बहुत सीवियर डैमेज हो रहा है। हर रोज मिलियंस ऑफ बैरल्स, हर बैरल $100, मतलब सैकड़ों लाख डॉलर्स का पर डे ईरान को लॉस हो रहा है, जो कि 4 दिन पहले तक नहीं हो रहा था। तो अब उनको एक्चुअल इस वॉर की कीमत पता चल रही है। मिलिट्री डिग्रेडेशन से उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो उतना डिग्रेड हुई नहीं, क्योंकि उनकी अंडरग्राउंड सिटीज, मिसाइल सिटीज बची रह गई हैं। डीप इनसाइड ईरान बहुत सी मिलिट्री एसेट्स बचे हुए हैं, लेकिन उनकी डोमिनेंट इकोनॉमिक रेवेन्यूज जो सिर्फ तेल से आती हैं, उसको जिस दिन से अमेरिका ने रोका है, उनको पर डे उनकी ब्रीदिंग स्पेस को अमेरिका ने चोक कर दिया है कि हर रोज hundreds of millions of $US का लॉस हो रहा है। तेल पाइल अप हो रहा है, रिफाइनरीज बंद नहीं हुई हैं अभी भी, तो वो कहां स्टोर करेंगे? सप्लाई लाइन चोक हो गई। इस डेस्परेशन में उन्होंने अपनी तरफ से एक रिटेलिएटरी एक्ट किया है कि हम फिर सबके लिए रोक देंगे। लेकिन लकीली अभी लेटेस्ट जो पिछले कुछ घंटों की बात है, इसमें अमेरिका ने इस स्टॉपेज को वायलेशन ऑफ सीज फायर नहीं बोला है, ट्रंप ने इसको ब्लैकमेलिंग बोला है कि ये ब्लैकमेल है। मतलब इस पे अभी फिर से कुछ चर्चाएं होंगी। साई साहब, मतलब इसका इम्पैक्ट जो बातचीत होने वाली है उस पर पड़ सकता है? कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपको होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए ये किस लेवल पे डिक्लेरेशन आई है ये तो अभी मुझे नहीं पता,
क्योंकि ये जो टिपिकल हम लोग ने कुछ दिन पहले एक नया टर्म मीडिया में फ्लोट कर रहा था, वैसे वो मिलिट्री टर्म है, मोज़ैक मोज़ैक डॉक्ट्रिन, कि ये किसने डिसीजन लिया है कि हम इसको बंद कर देंगे, ये अभी क्लियर नहीं हो रहा है। और दूसरा, जो इंडियन शिप पे फायरिंग हुई है या कुछ फायरिंग हुई है हॉर्मुज में आईआरजीसी की तरफ से, वो किस लेवल के डिसीजन थे। ये जो मोज़ैक डॉक्ट्रिन होती है ना, छोटे लेवल के कमांडर्स को अचानक पता चलेगा कि हमारी इकोनॉमी खराब हो रही है, तो चलो हम मारते हैं, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन लाइंस अभी भी पिरामिड में स्ट्रक्चर में नहीं है। ऊपर से आदेश नीचे आने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो टेलीफोन पे या सैटेलाइट फोन पे बात नहीं कर रहे हैं, अपनी लोकेशन डिटेक्ट ना हो इसके लिए वो अभी भी बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से। तेहरान से लेके पोर्ट्स तक की जो बात की लाइन है वो अनसेफ है, पेनिट्रेटेड है मोसाद और सीआईए द्वारा, इस वजह से वो बातें नहीं कर रहे हैं। तो ये लोअर लेवल फंक्शनरीज जो इनके बटालियन कमांडर्स वगैरह हैं, उन्होंने कुछ फायरिंग करी है, लेकिन ये आदेश कहां से आए ये नहीं पता। हाँ, इसका कुछ ना कुछ असर मंडे की जो प्रपोज टॉक्स हैं, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, उस पर असर पड़ सकता है। लेकिन अभी तक ये बातचीत एकदम रुक गई या आगे नहीं होगी, ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है। और एक इंडियन शिप के वापस जाने से ये भी सोचना गलत है कि इंडिया की डिप्लोमेसी फेल कर गई है, क्योंकि उसके तुरंत बाद इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने ईरान के साथ एक ऑब्जेक्शन रेज किया था, जिसपे अभी तक उन्होंने रिप्लाई नहीं किया है। जी माथुर साहब, एक और चीज समझना आपसे ये भी चाहेंगे, हॉर्मुज की स्थिति तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए वो तो जस की तस हो गई है, और एक धड़ा विश्व स्तर पर ऐसा भी है जो इसे लेकर भी लगातार चर्चा कर रहा था, जो नाराज था अमेरिका से। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर ईरान की तरफ से भी अब ये साफ कह दिया गया कि हॉर्मुज अभी नहीं खुलेगा, सो वो जो धड़ा है उनके बीच अब ज्यादा मतलब अगर कहें कि एक बार फिर से बैठकों का दौर और इस बात को लेकर चर्चा की कैसे इसे खुलवाया जाए। जी, ऐसा है कि इसके अंदर ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ये एक हथियार की तरह यूज किया जा रहा है। अगर अब बम्बार्डिंग नहीं होगी तो इसको रोक लगाएंगे तो उसके कारण लोगों का दबाव बढ़ेगा, दबाव की टैक्टिक्स यूज की जा रही है। और ये जो भारत के जहाज पर हमला हुआ है, इसके हमला कराने के पीछे ज्यादा भी बोल नहीं सकते अपन, तो फिर भी ये कहा जा सकता है कि इसके पीछे चीन होगा जरूर। तो चाइना देख रहा है कि भारत की जबरदस्ती दोस्ती अच्छी पड़ रही है, जबकि मेरी तो बहुत अच्छी दोस्ती है ईरान के साथ, तो भारत के बीच में आ रहा है, तो भारत के जहाज पे हमला कराओ, जैसे भारत भी एक दबाव बनाने वाले लोगों में शामिल हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, भारत चुप होकर बैठा है, तो मेरा काम चल रहा है, चल दो दुनिया में। और ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, इसके अंदर अमेरिका उधर से रस्साकशी कर रहा है, इधर से ईरान कर रहा है। अब जैसे साहिब साहब ने बताया कि इनके पीछे कम्युनिकेशन एरर है, ग्रेट कम्युनिकेशन एरर। ऊपर के लोग जब नीचे के कमांड्स को बात नहीं कर पाएंगे तो ऊपर के अफसरों का नीचे रेशे से जाएगा और आदेश जा नहीं पाता, क्योंकि उनके सारे नेटवर्क इनका बहुत सक्रिय है वहाँ पे। तो ऐसे में इनके सामने स्थिति ये कि किसका आदेश माने। तो जो वहाँ लोकल आदमी बैठा है वो अपने दिमाग से चला रहा है जो भी कर रहा है। और ये जो IRGC नाम का जो इनका जो एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको सिर्फ लड़ना है और कुछ नहीं करना। इनको डिप्लोमेसी से कोई मतलब ही नहीं है इनको। ऐसे में इनके सामने स्थिति हो रही कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इनका खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। अब ये बहुत ऐसी स्थिति में लड़ाई में पहुंचा दी गई है। अब जैसे 2 दिन बाद सीज फायर खत्म हो जाएगा, 22 तारीख को सीज फायर भी खत्म हो जाएगा, पर डोनाल्ड ट्रंप जैसा कह रहे हैं कि वो फिर एक पीस टॉक के लिए बैठेंगे। अब क्या होता है वो तो पता चलेगा 2 दिन बाद ही। लेकिन माथुर जी, जो मुख्य मांगे हैं वो जो ट्रंप कह रहे हैं पूरी हो जाएगी, वो पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर सहमति बनना बहुत मुश्किल होगा, और ये आने वाले जो पीस टॉक है उसमें भी समझ में आएगा सभी को। बने रहिएगा सर, हमारे साथ इस पर भी आपसे जवाब लेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान के मिसाइलों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। ईरान की 70% मिसाइलें अभी भी बची हुई हैं। बैलिस्टिक मिसाइल का लगभग 70% स्टॉक सेफ है। मिसाइल लॉन्चर्स का 60% हिस्सा सुरक्षित है। ड्रोन बेड़े का भी करीब 40% हिस्सा बचा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि यहाँ पर ईरान को अगर कमजोर समझा जा रहा है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स से कह रहा है कि ईरान की 70% मिसाइलें अभी भी बची हुई है। तो देखिए, बड़ा खुलासा किया गया है, ये द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। ईरान की 70% मिसाइल अभी भी बाकी है। बैलिस्टिक मिसाइल का भी तकरीबन 70% स्टॉक अभी सेफ बताया जा रहा है। मिसाइल लॉन्चर्स का 60% हिस्सा सुरक्षित है, और ड्रोन बेड़े का भी तकरीबन 40% हिस्सा बाकी है। मनोज जी, ये जो द टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का खुलासा, इसे कितनी गंभीरता से आप देख रहे हैं, और क्या यही वजह है जिसकी वजह से ईरान यहाँ पर हॉर्मुज को लेकर भी काफी सख्त नजर आ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह की सूचना जो है वो पहली बार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सीज फायर के पहले भी बताया गया था
कि वो ईरान का जो है मिसाइल अभी भी बचा हुआ, बैलिस्टिक मिसाइल अभी भी बचा हुआ है, और सफिशेंट उसके पास अभी भी मिसाइल है, ड्रोन है, और ये कंटिन्यू कर सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अभी भी अपना समझने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी भी उसको लगता है कि हम ईरान को ईरान का जो है वो लड़ाई कंटिन्यू करेंगे, और इसको जो है वो एनरिचमेंट यूरेनियम की अगर बात करें, चाहे होर्मुज़ खुला लेंगे और कुछ प्रेशर दे करके। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होने वाला अब नहीं है। जिस तरह से वन साइडेड जो है वो ट्रम्प ने डिक्लेयर कर दिया था कि अब मैं बधाई देता हूँ ईरान को जिस तरह से उन्होंने होर्मुज़ को खोल दिया, लेकिन ब्लॉकेज जो है अमेरिका साइड से वो कंटिन्यू रहेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वीकेंड का जो टाइम होता है, जिसमें वो लास्ट डे था विदेशी मार्केट का और अमेरिकन मार्केट का भी, वहाँ भी उसको लग रहा है कि वो शेयर को आगे बढ़ाना था, मार्केट को बूस्ट करना था, इसलिए इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी 2 दिन भी बचा हुआ है, सैटरडे एंड संडे, तो उसको लग रहा है कि चलो इस तरह के स्टेटमेंट से मार्केट में एक तेजी आएगा, ऑयल मार्केट का जो रेट है वो भी कमेगा। लेकिन अब देखते हैं कि आने वाले समय में मंडे के बाद कही जा रही है कि दोनों पक्ष के बीच वार्ता हो सकती है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं रहा है। आज संडे हो गया, कल बिल्कुल वार्ता हो कैसे सकती है, वार्ता वार्ता होगा। से पहले जो एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है। साहिल सर देखिए यहाँ पर अब इसे कैसे समझे, जिस तरह से बात कही गई ट्रम्प की तरफ से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया है, इराक ने भी अपनी मूवमेंट यहाँ पर कल शो की है, तो क्या माना जाए खुला तो होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात जिसके चलते यूरेनियम को लेकर या फिर कुछ और ऐसी बात रही जिसके चलते ईरान यहाँ पर मानता हुआ नजर नहीं आया। सर इसी पर आपसे सवाल होगा, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसे अपने दर्शकों को बता देते हैं। अमेरिका से दूसरे दौर की वार्ता भी अब अटक गई है, ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनाई की चेतावनी, दुश्मनों को हार का स्वाद चखाएगी नेवी, मुस्तफा खामेनाई कह रहे हैं, यानी कि दूसरे दौर की वार्ता जिसको लेकर बहुत सारी उम्मीदें थी वो अब अटक गई है। यहाँ पर सीधे तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनाई की चेतावनी सामने आ रही है, जिसमें कह रहे हैं दुश्मनों को हार का स्वाद चखाएगी नेवी। तो यहाँ पर साहिल सर ये भी बहुत बड़ा बयान है, हम तो उम्मीदें लगाए बैठे हैं, पूरा विश्व उम्मीद लगा रहा है कि देखिए दूसरे दौर की बातचीत होगी, कुछ अच्छा होगा, लेकिन ट्रंप का बड़बोलापन, बड़ी बड़ी बातें वो जो कर रहे थे, ऐसे में अब लग रहा है कि ये जो वार्ता है वो वाकई अटक गई है। गीतू, मुझे लगता है कि ये अब धीरे धीरे आईआरजीसी की भी जो लेफ्ट ओवर लीडरशिप है ना, वो दे आर ऑल्सो टॉकिंग लाइक ट्रम्प, हाईली इररिस्पॉन्सिबल, और जिसका उनको नहीं पता है क्योंकि वो ट्रेंड नेगोशिएटर्स नहीं है कि इनका क्या असर पड़ता है पब्लिक ओपिनियंस पे, और पब्लिक ओपिनियंस का असर पड़ रहा है गवर्नमेंटल डिसीजंस पे, क्योंकि हर जगह वो पब्लिक को ईरान में अपराइजिंग ना हो जाए, अमेरिका में उनके मिड टर्म इलेक्शन, तो मीडिया में जो खबरें फ्लोट करेंगे उनसे पब्लिक ओपिनियन स्विंग होते हैं, और पब्लिक ओपिनियन स्विंग होने पे गवर्नमेंट्स पे अच्छा खासा असर पड़ता है। इसीलिए मैच्योर तरीके से जो बातें करनी चाहिए वो ना ट्रम्प कर रहे हैं ना आईआरजीसी कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, गीतू, आई डोंट थिंक कि सेकंड राउंड की टॉक्स डिसरप्ट होंगी, क्योंकि वो दोनों साइड्स के लिए बहुत जरूरी है। ट्रम्प के पास टाइम नहीं है, 60 दिन खत्म होने वाले हैं, और आईआरजीसी के पास अब ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं है। अगर उनकी ऐसे ही तेल की बिक्री रुकी रही तो एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर बात नहीं बन पाएगी, फिर क्या होगा? मुझे लगता है कि इट इज मोर अबाउट द मिसाइल प्रोग्राम, इट इज नॉट अबाउट द यूरेनियम। यूरेनियम पे मेरी असेसमेंट है पर्सनल, इट मे बी अगेंस्ट द एनालिस्ट्स, कि वो कोई मेजर इशू नहीं है, उसको डिग्रेड करने को ईरान तैयार है। फाइनली उसका पोजीशन, फिजिकल पोजीशन किसके पास रहेगा, ये एक छोटा सा मुद्दा है, क्योंकि अगर वो इंस्पेक्शन को परमिट कर देते हैं 90 डेज पे या 60 डेज पे, इंक्लूडिंग अमेरिकन मेंबर्स इन द IAEA टीम, तो उसको डी एनरिच किया जा सकता है। दैट इज नॉट अ मेजर पॉइंट। एक और जो मेजर डेवलपमेंट हुआ है गीतू, जो आपको कैप्चर करना है अभी सुबह फॉर द न्यू व्यूअर्स, इजराइल ने लेबनान में अभी एक येलो जोन बनाने की बात की है, जैसे गाजा में, कि वो लेबनान के इंटरनेशनल बॉर्डर पे आईडीएफ नहीं लौटेगी, 10 किलोमीटर अंदर ही रहेंगे, और एक येलो मार्किंग करते हैं वो जिस एरिया में इनसाइड लेबनान इजराइल विल फायर ऑन people who will come in that area, मतलब एक बफर जोन वहां क्रिएट करने की बात अभी शुरू हुई है। जब आप मेरे पास वापस लौटेंगे मैं तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी। जी बिल्कुल। माथुर साहब, आपको क्या लग रहा है, ये जो वार्ता है उससे पहले की तो स्थितियां माकूल नहीं नजर आ रही हैं, जिस तरीके से होर्मुज़ को लेकर स्थिति अटकी है, लेकिन फिर भी जैसे साहिल साहब ने भी जिक्र किया कि बातचीत तो होगी, क्योंकि दोनों की ही डेस्परेशन है, दोनों की ही जरूरत है, लेकिन क्या बातचीत के दौरान किसी तरह की बाधा उत्पन्न होगी? जी,
अभी इस समय जो चल रहा है ये रस्साकशी ज्यादा हो गई है और इसमें बातचीत के लिए थोड़ा माहौल खराब हुआ है, ये बात सही है, बिल्कुल लग रहा है। पर इसमें ईरान ने जैसे, अब मेरे को पता नहीं, ईरान ने कहा कि हम जो हमारा एनरिच्ड यूरेनियम है इसको हम 5 साल के लिए रोकेंगे, कार्यक्रम को रोकेंगे। तो उस समय अमेरिका कहता है यूरेनियम हमको दे दो, तो उसने कहा नहीं हम आपको नहीं देंगे, हम भारत को दे देंगे। तो यहाँ भारत बीच में आ रहा है और वो चाह रहा है कि भारत को दे देंगे तो भारत के पास बचा रहेगा, फिर 5 साल बाद हम बाद में ले सकते हैं इनसे। ये एक बात हुई। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है बाद में पता चलेगा। अब ये जो बातचीत के लिए एक माहौल तैयार किया जा रहा था, ये बातचीत तो करना चाहता है, दुनिया का दबाव भी है और अमेरिका पे भी, अमेरिका के अंदर से भी दबाव है, यूएस ट्रंप के ऊपर भी दबाव है और दुनिया के और देशों का भी सुझाव यही कि आप बातचीत करें, मैटर को क्लोज करें, लड़ाई झगड़ा बंद करें। पर ये स्टेट ऑफ हार्मोज के अंदर ये स्थिति दोनों देशों ने बनाई है, वो ये है कि उधर वो रोक रहा है, अमेरिका रोक रहा है, इधर ईरान रोक रहा है। ईरान में भी IRGC रोकता है, IRGC ने उसको बोला है कि ये एक रास्ता है इससे हम पैसा कमा सकते हैं, तो अमेरिका उसकी इकोनॉमी को पूरी तरह कोलैप्स करने में जुटा हुआ है और उसने कर दिया लगभग। अब थोड़े दिन लड़ाई और चली तो आर्थिक रूप से अमेरिका, ईरान की हालत ऐसी हो जाएगी, अमेरिका ऐसी हालत कर देगा कि वो बिल्कुल बहुत मोहताज हो जाएंगे हर चीज के लिए। ठीक है सर, तो ऐसे में इनके सामने आपके पास लौट रहे सर विकास, यहाँ पर उनके पास एक अपडेट है। विकास प्लीज। जिस बयान आ रहा है ईरान के वरिष्ठ कमांडर ब्रिगेडियर हैं जनरल मोहम्मद रेजा नकवी का बयान आया है कि मिडिल ईस्ट के बीच में ईरान ने बहुत बड़ा बयान दिया। इन्होंने कहा कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो हम मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे और उन मिसाइलों को यूज करेंगे जो इसी महीने में, और ईरान को मिसाइलें बनाने से रोका नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा लग रहा है कि ऐसा एक जो है शांति वार्ता जो है विफल होने के कगार पे है, क्योंकि ईरान की तरफ से इस तरह से जवाब आना ये साफ साफ संदेश दे रहा है कि वो होने वाला नहीं है, यानी कि आपस में कहीं भी शांति वार्ता सक्सेसफुल नहीं होती नजर आ रही है। बिल्कुल, और तेवर यहाँ पर ईरान दिखा रहा है। देखिए, सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि ईरान को मिसाइल बनाने से रोका नहीं जा सकता है और एक तरह से इसे धमकी, चेतावनी, कुछ भी समझा जा सकता है। मनोज जी, आप क्या मानते हैं, क्या ईरान वाकई समझौते के मूड में नहीं दिख रहा है और उसे लग रहा है कि हमारा दबदबा कहीं कम ना हो जाए अमेरिका के सामने, इसलिए इस तरह की चेतावनी भी दी जा रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी रूप में जो है ईरान समझौते पे इतना नहीं आएगा कि जिससे उसको लगेगा कि डिफीट ईरान हो गया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब और UAE भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से दबाव अमेरिका पे बनाना चाहिए वो नहीं बना पा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब और UAE ये भी चाहता है कि ईरान को का डिस्ट्रक्शन और होना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान अगर मजबूत रहता है उसी तरह से जिस तरह से पहले था, तो उससे लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में एक सुरक्षा का जो भावना है वो ठीक नहीं रहेगा, खास करके नेबरिंग कंट्रीज के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी जिस तरह से दबाव बनना चाहिए अमेरिका पे कि इस तरह से युद्ध को किसी तरह से खत्म किया जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ईरान का एक मानना है कि जो भी मेरा सिक्योरिटी कंसर्न है, बैलिस्टिक मिसाइल को बनाना, वो कंटिन्यू बनाना चाहेगा, वो इस पे नहीं झुकेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से अभी जो है ईरान जो अपर हैंड में है, ये कहना ईरान की तरफ से कि उन मिसाइल्स का इस्तेमाल करेंगे जो इसी महीने बनी है, यानी कि वो मैसेज कन्वे कर रहा है कि लगातार उनकी तरफ से मिसाइल्स जो है वो बनाई जा रही हैं, उनका कोई काम नहीं रुक रहा। दूसरा, उनका जो प्रोडक्शन है वो और ज्यादा तेजी से हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्शन वो कंटिन्यू करेगा और मुझे लग रहा है कि चाइना और रशिया से जिस तरह से वो हेल्प ले रहा है वो टेक्नोलॉजी वे में, वार के इक्विपमेंट्स को बनाने में, मुझे लग रहा है कि वो कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि अमेरिका पे फेथ नहीं रहा वो ईरान का, कभी भी वो हमला कर सकता है और बातचीत के दौरान भी वो कर सकता है, पीस टॉक के दौरान भी कर सकता है। जिस तरह से आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान का असीम मुनीर ईरान गया था वहाँ पे और अमेरिका के मैसेज को उन्होंने कन्वे किया, लेकिन खाली हाथ उसे लौटना पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी पीस टॉक में थोड़ा टाइम लग सकता है और पीस टॉक होगी भी तो ऐसा लग रहा है निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा पहले की तरह, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ बातों पर असहमति बन जाए। एक बड़ी खबर आ रही है मनोज जी, पहले उसे अपने दर्शकों को बताते हैं। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का बयान सामने आया। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने बयान दिया है, होर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल है, नाकाबंदी रहने तक बंद रहेगा होर्मुज
और हम अमेरिका को यूरेनियम नहीं देंगे। बहुत साफ शब्दों में ईरान इस बात को कर रहा है। तो देखिए विकास, यहाँ पर गालिबाफ जिस तरह से कह रहे हैं कि होर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल है, पूरा नियंत्रण, और शायद लगता है अब कि जो ईरान है उसे बात समझ में आ गई है। होर्मुज एक ऐसा बड़ा पॉइंट है जिसको लेकर पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में आती हुई दिख रही है। बिल्कुल, देखिए स्टार्टिंग से ही जो हॉर्मुज है वो कहीं ना कहीं वो गले की हड्डी था सबके लिए, और क्योंकि उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल अमेरिका ने बहुत कोशिश किया जा सके, बट उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। उस पर ईरान ने अपना पूरा कंट्रोल रखा है, उसने वहां पे सी माइंस बिछा दी। तो कहीं ना कहीं फिलहाल अभी जो जिस तरह से हालात बने हैं, लग रहा है कि बहुत चीजें जो है वो साफ नहीं हो पा रही। और सबसे खास बात है, देखिए जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है लगातार हर मिनट कहीं अपने बयान चेंज करते हैं, अपने वो एक सोशल मीडिया पे आकर बयानबाजी करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा रही है इस सारी चीज में। क्योंकि देखिए इस समय अगर हम देखें लेबनान और ईरान के हालात कहीं मिलते जुलते हैं, क्योंकि जहां पर लेबनान में हिजबुल्लाह जो है वो कहीं ना कहीं ओवर पावर कर रहा है, और वहीं ईरान में जो है IRGC जो है वो ईरान की गवर्नमेंट को ओवरशैडो कर रही है। ऐसे में दोनों कंट्रीज में अगर किसी तरह की बयानबाजी प्रोवोकेशन वाली की जाती है, किया जा रहा है, उसका जवाब जो है बिल्कुल विकास। और देखिए एक पॉइंट यहाँ पर ये भी निकल रहा है विकास कि यहाँ पर नाकाबंदी रहने तक बंद रहेगा होर्मुज। साहिर सर आपसे सवाल है ये, अगर नाकाबंदी की बात यहाँ पर ईरान कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये अमेरिका की नाकाबंदी है, और एक तरह से काउंटर करता हुआ ईरान दिख रहा है कि अगर आप हमारे शिप्स को रोकेंगे तो फिर होर्मुज को हम खुलने नहीं देंगे। तो एक ऐसा पॉइंट हाथ आ गया है ईरान के जिस पर कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ वो डील करना चाहता है। हाँ, जैसा कि मैंने बोला कि अब उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक कर दिया है। ईरान इज एसेंशियली ऑयल इकोनॉमी, वहां पे सिर्फ ऑयल के रेवेन्यू से ही उनका 90% काम चलता है, और अब आपने उनके ऑयल सप्लाई लाइंस को रोक दिया है, वो बेच नहीं पा रहे हैं, जो कि अभी 5 दिन पहले तक बहुत ज्यादा बेच रहे थे। तो उनको लग रहा था कि वो रिवाइव कर जाएंगे, इसलिए वो बातचीत के लिए एग्री कर गए थे। तो अब जब इन्होंने ईरान के सारे पोर्ट्स को ब्लॉक कर रखा है यूएस ने और IDF ने मिलके, बेसिकली वो यूएस की नेवी है, तो ईरान के पास डेस्परेशन के अलावा कोई, तो वो हर किस्म का एक जो अभी आपने स्टेटमेंट दिया वहां के स्पीकर का ना, वो उसको DIP डिस इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं कि अब हम जो मिसाइल यूज करेंगे वो अभी बनी है। वो डिफ्लेक्शन करना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि आपने जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज हैं उनके बारे में ना पता चल जाए कि वो अभी भी बची हुई हैं, तो बता दो कि हमने अभी अभी बनाई है ये मिसाइलें, या चाइना से सप्लाई आ रही मिसाइल्स की ये ना पता चल जाए। तो एक डिस इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के तहत उसने एक वर्ड इंसर्ट किया है कि अभी नहीं बनी है, जबकि फैक्ट ये है कि जब डिएगो गार्सिया पे उन्होंने 2 मिसाइलें दागी थी, वो भी बैलिस्टिक थी, मीडियम रेंज। तो इसका मतलब उनकी वो मिसाइल पूरी की पूरी अगर अंडरग्राउंड सिटीज में है तो है, जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आप बता रही थी मोनिका अभी कि वो अभी भी उनकी 60% बची हुई है, जिसके बहुत लाइकलीहुड चांसेस हैं। लेकिन हॉर्मुज का जहां तक सवाल है, ईरान को एक और क्लैरिटी देनी चाहिए। उन्होंने परसों बोला था कि ओमान साइड में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, और जो ईरान साइड से जाएगा वो प्री डिसाइडेड ट्रैक्स पे जाएगा और IRGC की ऑथराइजेशन के बाद जाएगा। हालांकि हम हॉर्मुज को खोल रहे हैं, तो अब जब वो कह रहे हैं कि हम हॉर्मुज को फिर से बंद कर रहे हैं, तो क्या वो ओमान साइड को भी बंद कर रहे हैं? क्योंकि जो इंटरनेशनल मैरीटाइम शिपिंग के रेडार्स हैं वो दिखा रहे हैं कि कल काफी जहाज ओमान की तरफ से, जो कि शैलो वाटर है, तो बहुत मेजर शिप्स वहां से नहीं जा सकते बिकॉज़ ऑफ इसका इंटरप्रिटेशन क्या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा पिछले कई दिनों से लगातार डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ईरान यूरेनियम हमें दे रहा है, ईरान होर्मुज को खोल देगा, ईरान ये कर देगा, ईरान वो कर देगा। अब उस सीक्वेंस के बाद यहाँ पर ईरान की तरफ से स्टेटमेंट्स की अगर हम देखें बौछार सी आ गई है कि हम होर्मुज को बंद कर देंगे क्योंकि आपने भी नाकाबंदी की हुई है, हमारे अभी भी हथियार की सप्लाई लगातार चल रही है। इसके साथ साथ जैसे जिक्र हुआ है कि दूसरी चीज़ों का कि नाकाबंदी रहने तक होर्मुज जो है, अगर जब तक कंट्रोल यहाँ पर रहेगा, नाकाबंदी रहेगी, तब तक हम भी नहीं खोलेंगे, अमेरिका को यूरेनियम नहीं देंगे। तो क्या ये वो सीक्वेंस है और ये बताने की कोशिश है कि दबदबा जो आप कायम करना चाहते हैं हमारे ऊपर बातचीत से पहले, वो दबदबा कायम नहीं होगा और बातचीत यहाँ पर फ्रंट टू फ्रंट होगी, यानी कि दोनों ही देश जो है वो बराबरी पर हैं? मोनिका, मुझे लगता है कि ये दोनों साइड की जो ईरान की जो भी अवेलेबल टॉप लीडरशिप है, जो कि एक्चुअली है नहीं, मोतबा खुमैनी अभी नहीं है, मतलब ही इज नॉट फंक्शनल। आई कांट क्लेम कि वो जिंदा है मुर्दा है, लेकिन ही इज नॉट फंक्शनल। तो IRGC उनका कवर लेके अपना रीग्रुपिंग करने की कोशिश, अपना डाइल्यूशन ऑफ पावर को बचाने की कोशिश, सिविल गवर्नमेंट के ऊपर अपनी अथॉरिटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है।
इसलिए वो बीच बीच में इस तरह के एक्ट्स कर रहा है कि फायरिंग करो और वार्निंग दे दो और हम ट्रिगर पे रेडी हैं, वो सब बोलो। सिमिलरली ट्रम्प जो कर रहे हैं वो अपने अमेरिकन पब्लिक ओपिनियंस को मैनेज करने के लिए पोस्ट कर रहे हैं। इन दोनों साइड्स को लीडरशिप के जो बयानात आ रहे हैं उस पर रिएक्ट करना रोकना पड़ेगा अगर इनको इस वॉर से बाहर आना है। ना अमेरिका को ईरान के आईआरजीसी बयानों पर रिएक्ट करना है, ना आईआरजीसी एंड वहां की असेंबली को अमेरिकन प्रेसिडेंट के बयानों पे। पीछे जो बातें हो रही हैं जेडी वैंस एंड प्रेसिडेंट ऑफ ईरान के बीच में थ्रू पाकिस्तान, वो बातें मुझे लगता है टेक्निकल लेवल पे चल रही हैं कि कितना कैसे क्या, और इस बीच में ये पब्लिक ओपिनियन को मैनेज करने के लिए इनके दोनों टॉप लीडरशिप बकवास कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी अपने देश में जिस तरह से लोगों का एक नजरिया होता है उस पर एक बड़ा असर ये बयान डाल रहे हैं, ये माना जाए। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास भी जुड़े हैं जिनके पास एक बड़ा अपडेट आ रहा है। विकास, ओवर टू यू। इस समय अपडेट आ रहा है कि ईरान ने होर्मुज पर जो है टोल लगाने की बात की है। उसने कहा है कि जितने भी जहाज वहां से निकलेंगे उनको पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा के लिए शुल्क देना होगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारे भी गेस्ट बात कर रहे थे कि जिस तरह से उनके पोर्ट बंद करने से उनको बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है, ऐसे में अब वो शुल्क वसूलने के बाद एक बार फिर से बोल रहा है होर्मुज से निकलने वाले जहाजों के लिए। तो कहीं ना कहीं जो उसकी आर्थिक स्थिति है उसको ठीक करने की बात जो है अब लग रहा है वो अपने उस तरह से सोच रहा है ताकि उसको भी कुछ कमाई हो। और वो जिस तरह से बात कर रहा है कि हम लोग मिसाइल जो है जो बना रहे हैं उनसे हमले करेंगे, तो तेज गति लाना चाहता है, इसलिए हम शुल्क लाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को टोल देना होगा, ये भी एक बड़ा बयान है ईरान की तरफ से। और लगातार ये तमाम तरह के बयान आ रहे हैं। सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण शुल्क देना होगा। ईरान बहुत साफ शब्दों में कह रहा है ये शुल्क आपको चुकाना होगा। खुला है, बस वहां से टोल देना होगा, ये मतलब निकाले मनोज जी इसका। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिमांड जब से ईरान ने जो होर्मुज पे कब्जा किया है, आवाजाही को रोका है, मुझे लग रहा है कि उनका पहले से ही इस तरह का डिमांड रहा है कि जिस तरह से जो है किसी तरह से जो है वह अमेरिका पे एक प्रेशर डाला जाए। मुझे लग रहा है कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ भी नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे टोल लगे ताकि फिर से जो है ईरान को फिर से पैसा दिया जाए और इकोनॉमिकली इसको स्ट्रेंथ किया जाए और एक सुरक्षा को लेकर के जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ पे एक जो इशू रहता है वो कंटिन्यू रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जिस तरह से अमेरिका ने भी एक वहाँ पे ब्लॉक किया है ताकि जो है एक बार्गेनिंग किया जा सके। बिल्कुल, बार्गेनिंग का पॉइंट ज्यादा लग रहा है मनोज सर। यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है, होर्मुज पर राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को धमकी आ रही है। होर्मुज पर ब्लैकमेल नहीं कर सकता है ईरान, यूएस को ब्लैकमेल नहीं कर सकता है ईरान। ईरान में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, तो ईरान के पास ना सेना है ना नौसेना है, और ऐसे में जो ब्लैकमेलिंग चल रही है ये भी सही नहीं है। ऐसे में माथुर सर देखिए, यहाँ पर सीधे तौर पर ट्रंप ने अब इस खबर को, इस बात को काउंटर कर लिया कि आप हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं, जबकि ट्रंप लगातार बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि ईरान का बार बार ये कहना है कि हमारे पास आर्म्स हैं, ये मिसाइल्स हैं, वो मिसाइल्स 70% हैं अभी और निकल रही हैं, पर वो सब तो ठीक है, आपके पास होंगे आर्म्स क्योंकि रखे हुए हैं आपने संभाल के, पर उनको डिलीवरी कैसे करोगे? आपके पास एयरफोर्स खत्म हो चुकी है, नेवल फोर्स खत्म हो चुकी है, और आर्मी आपकी किसी काम की नहीं, जो आर्मी का कोई यूटिलिटी नहीं, उस पानी के अंदर आर्मी का कोई काम नहीं है। और आर्मी का, और थोड़े 2 दिन पहले जो इनका अमेरिका के 2 पायलट्स जो पकड़े गए थे, वहां चले गए थे, उसमें से बहुत होशियारी के साथ अमेरिका ने उनको रेस्क्यू किया है, और बहुत उसकी बड़ी कहानी बड़ी अच्छी है, वो सुनने योग्य कहानी है। और वो इतिहास के अंदर एक उदाहरण बना कि जो अमेरिका की ताकत ये उससे दिखाई देती है कि अमेरिका ने पूरे देश के अंदर 2 सैनिक उनके बंद थे, उनको बहुत होशियारी से निकाला, और सारी की सारी ईरान की सेना प्लस वहाँ पे आईआरजीसी और ईरान की पब्लिक भी उसमें इनपुट थी उनको पकड़ने के लिए, तो कोई नहीं पकड़ पाया क्योंकि उनका टेरेन, जो वहाँ की जो ज्योग्राफी थी उसके हिसाब से उनका जो पूरा जो टीले थे और रेगिस्तान था, और जो टीले थे उनके बीच में छुप के वो सैनिक बैठा रहा और एक अकेले आदमी को निकाला उन्होंने। ये जो इससे डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति वहाँ अमेरिका के अंदर बहुत अच्छी हुई है, लोगों ने बहुत तारीफ की है कि अमेरिका और अमेरिकी सेना ने बहुत अच्छे से काम किया है, तो ऐसे में उसके क्रेडिट में जाता है। अब यहाँ सोचने की बात यही है कि ये जो लड़ाई जो चल रही है इसके अंदर ये इसको टैक्सेस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हार्मोस को खाली किया जाए और टोल टैक्स न वसूला। वो तो शुरू डे वन से उनकी अपील यही है कि इसको टैक्स वसूला जाए, यहाँ से हमारी आमदनी कहाँ से चलेगी, तो हमको टैक्स मिले यहाँ से। और ये झगड़ा यही, दुनिया का झगड़ा यही कि हम नहीं करेंगे, हम टैक्स नहीं देंगे। तो अब ये जो नीचे के जो, अच्छा खाली ईरान अकेला देश नहीं है, ईरान के अलावा जो गल्फ के दूसरे देश है, वो अगर ईरान लेगा तो फिर वो क्या नहीं भाई, हमें भी तो, हम भी हिस्सेदार हैं यहाँ से।
तो कहीं ना कहीं झगड़े फिर चलेंगे हम। माधुर साहब, एक इसलिए अभी ये स्टेटमेंट आ रहा है कुछ चलाना डोनाल्ड चाहते ट्रंप का, एक क्योंकि बार जरा वो सुन लेते हैं। आपके पास लौट रहे अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट है, हम ईरान के बारे में बाद में बात करेंगे, हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने थोड़ी होशियारी दिखाने की कोशिश की है, जैसा कि पिछले 47 सालों से वो करते आ रहे हैं। वो फिर से हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करना चाहते हैं, लेकिन वो हमें ब्लैकमेल नहीं कर पाए। एक बार डिटेल में सुन लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है। I think we'll keep it on the subject pretty much. You'll have some questions on Iran, I know that, but this is such an important subject that I'd rather let this just speak for itself. And we'll be talking about Iran later. We have very good conversations going on. It's working out very well. They got a little cute, as they have been doing for 47 years. And nobody ever took them on. We took them on. They have no Navy. They have no Air Force. They have no leaders, they have no nothing. Actually, their leaders it is regime change. You call that enforced regime change. But बयान है डोनाल्ड ट्रंप का, और यहाँ पर जिक्र किया गया है साहिल सर, थोड़ी सी होशियारी दिखाने की कोशिश कर रहा है ईरान। तो अगर ट्रंप इतनी होशियारी दिखाएंगे तो थोड़ी तो ईरान भी करेगा। ऑब्वियस है, गिव एंड टेक होता है इसमें। लेकिन देखें, ईरान की तरफ से ही एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट आया है कि वो पैसे लेंगे, टोल टैक्स लेंगे। इस बार उन्होंने जस्टिफिकेशन सही दी है कि अगर उनके वाटर्स को कोई यूज कर रहा है तो वो उसके इकोलॉजिकल सिस्टम्स को क्लीन अप रखने के लिए या बेसिक सपोर्ट देने के लिए उस इलाके से गुजरने के लिए कुछ पैसे ले सकते हैं। इवन इफ दे हैव नॉट डन एनी इंफ्रा, कोई इंफ्रा नहीं है, लेकिन उनके पानी से अगर कोई गुजर रहा है तो वो पैसे ले सकते हैं इन द नेम ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना, कुछ खर्चा दिखाकर। लेकिन ये अगेंस्ट जा रहा है उनके दूसरे स्टेटमेंट के, जिसमें उन्होंने बोला कि हम हॉर्मुज को बंद कर रहे हैं। तो आप बंद कर रहे हैं या फिर से टोल लेना शुरू कर रहे हैं, इस पे आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी। ये पहली बात। और दूसरी कि अमेरिका की तरफ से भी अभी जो एक मैच्योर्ड रिस्पांस है कि ये ब्लैकमेल नहीं चलेगा। मतलब अब वो चाहते हैं कि हॉर्मुज पे अभी कुछ ना कुछ मूवमेंट्स होती रहें, जो कि अभी दिख भी रही हैं कि देयर आर मूवमेंट्स हैपनिंग इन हॉर्मुज, इन एंड आउट बोथ ऑफ द वेसल्स। बिल्कुल, और साहिल सर बड़ा असर पड़ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। ये जो उतार चढ़ाव चल रहा है अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा असर पड़ रहा है, इसलिए थोड़े से बैलेंस डिसीजन दोनों देशों की तरफ से होने चाहिए। मुझे लगता है कि उनको क्लियरली बोलना चाहिए, कल मार्केट्स फिर से खुलेंगे और हर शब्द पे मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है, गोल्ड फ्लक्चुएट कर रहा है एंड ऑयल फ्लक्चुएट कर रहा है, और ये तीनों बैकबोन होती हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक बैलेंस की, बैकबोन्स हैं ये सब। तो इसके लिए इनको क्लैरिटी देनी चाहिए, बच्चों की तरह हरकतें इनको रोकनी पड़ेगी। इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि इस तरह के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में इतने बिना नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल, लगातार कॉन्ट्रडिक्टरी पोस्ट, क्योंकि मार्केट्स स्पेकुलेटिव होते हैं गीतू। अगर एक्चुअल में कुछ नहीं भी हुआ है तो मार्केट्स रिस्पॉन्स करते हैं, जबकि फैक्ट ये है कि अभी विद इन फ्यू आवर्स बैक लेबनान में यूएन फोर्स पे एक ब्लास्ट हुआ है जिसमें एक फ्रेंच सोल्जर मरा है। अब आज का पूरा दिन आप वेट करें उस पे किस तरह के रिस्पॉन्सेस, किस तरह की बेवकूफियों पे फिर बात आएगी कि ये सीज फायर भी कोलैप्स कर गया लेबनान एंड इजराइल का, क्योंकि यूएन पीस कीपर का मरना एक मेजर इशू है। हालांकि उस पे हिजबुल्लाह ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है जस्ट 2-3 आवर्स बैक कि ये हमने नहीं किया है, वो ब्लास्ट कैसे हुआ वी डोंट नो, बट एक फ्रेंच सोल्जर हैज डाइड इन लेबनान जहां पे ये सीज फायर चल रहा था। तो बहुत ही फ्रेजाइल स्टेट पे हम हैं, चाहे वो हॉर्मुज की बात हो या लेबनान की बात हो, और ये मैच्योरिटी की रिक्वायरमेंट है इस वक्त कि कोई ग्लोबल लीडर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देने चाहिए क्लैरिफाइंग कि इंडियन शिप्स का क्या हो रहा है, हॉर्मुज का क्या हो रहा है, ओमान साइड खुला या नहीं खुला। ये पब्लिक ओपिनियन ऑफ ईरान एंड पब्लिक ओपिनियन ऑफ अमेरिका को मैनेज करने के चक्कर में इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस फ्रेजाइल सीज फायर को तोड़ ना दे कहीं, ये एक कंसर्न है। जी बिल्कुल। और माथुर सर, ऐसे में भारत की भूमिका क्या रह सकती है? भारत पर भी बात कर लें, किस तरह की कूटनीति अब भारत की तरफ से अपनाई जाएगी, क्योंकि लगातार बातचीत के जरिए जहाजों का आवाजाही आवागमन नहीं रुका, लेकिन अब क्या हालात बनते दिखाई दे रहे हैं? क्या मध्यस्थता को लेकर एक तरह से प्रेशर है भारत पे, और बाकी देश भी चाहते हैं कि भारत अगर इंटरवीन करेगा तो बहुत हद तक हल निकल सकता है? जी, इसमें आप थोड़ा देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बैठे हैं। अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप ने 40 मिनट नरेंद्र मोदी जी से बात की है, तो भारत से बात करी उन्होंने। इस बीच में ईरान भारत से फोन पे बात कर रहा है, और दुनिया के देशों में ब्रिटेन से भारत की बातचीत हो रही है, फ्रांस से बातचीत हुई है, तो जर्मनी से, चाइना को छोड़ के बाकी अधिकांश देशों से बातचीत हुई है भारत की। तो शांति वार्ता कर रहा है पाकिस्तान, पर भारत सारा कुछ जिम्मेदारी ले रहा है। तो ऐसे भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है, और भारत इससे कोई रास्ता निकाल सकता है, क्योंकि भारत की बहुत सारी बातें, ब्रिक्स देश जो हैं वो भारत के साथ हैं। भारत ब्रिक्स देशों का एक महत्वपूर्ण देश है, और अगले बार उसकी अध्यक्षता भी भारत के हाथ में आने वाली है।
तो ऐसे में जो होगा, भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। ईरान भी उसका एक सदस्य देशों में आता है, पिछले साल वो सदस्य बन गया है ब्रिक देशों का, रूस उसमें साथ में हमारे। तो ये सब देश हमारे जब साथ में है तो हम शांति वार्ता अच्छे से आयोजित कर सकते हैं, और अमेरिका भी इसमें सहयोग करेगा भारत का, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और जहां भी दुनिया के अंदर, जहां एटॉमिक अभी दुनिया के अंदर वार से चल रहा है, सारी दुनिया में एटम बम बनाने की तैयारी सब लगे हुए हैं। तो एटम बम बनाने की जो दिमागी सोच है, इस चीज को खत्म करने के लिए भी भारत कोशिश कर सकता है, क्योंकि इसकी कोई शांति के रूप में इस्तेमाल करेंगे एटॉमिक और भारत जो के दोनों ही एनर्जी है। देशों के साथ रिश्ते महत्वपूर्ण है, अच्छे हैं। मैं लौट रही हूं आपके साथ, आपके पास ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ का एक स्टेटमेंट और बता दें। ये नामुमकिन है कि दूसरे लोग हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर सकें जबकि हम ना गुजर पाए। गालिबाफ ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट इस्लामी गणराज्य के नियंत्रण में है और चेतावनी दी कि अगर अमेरिका अपनी नाकाबंदी नहीं हटाता है तो हॉर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही निश्चित रूप से प्रतिबंधित कर दी जाएगी। एक बार सुन लेते हैं क्या कुछ कहा गया। مردم عزیز ما، تنگه در کنترل جمهوری اسلامی است. خاطرتون هست که مینروب بخواد بفرسته مینروبی کنه، خب ما اینا رو محکم ایستادیم، برخورد کردیم، اینا رو لغو آتش بس میدونستیم و گفتن اگه این اقدام بکنید میزنیم. تا مرحله درگیری هم رفتیم، اونا عقب نشینی کردن. اونجا که بودم برادر اون آقا عبداللهی با من تماس داشت، میگفت مینروب اینا اومده در جای قرار گرفته که اگر اینجا نایسته حتما موشک ما بهش اصابت میکنه. من اونجا به هیئت آمریکایی گفتم تو این مرزیم، اگر از این جلوتر بیاد قطعا میزنیم. 15 دقیقه فقط از ما وقت خواستن. گفتم آقا 15 دقیقه وقت بدیم، ما دستور میدیم که برگردن و دستور دادم برگشت. بعد برگشتش هم عبداللهی با اون تماس داشت، گفت آره 15 دقیقه واسه الان برگشت. یعنی نگاه کنید، لذا اگر امروز در تنگه هم ترددی داره انجام میشه و پیش میره، ما کنترل تنگه دست ماست. الان اینا 2 روز 3 روز آمدن محاصره کردن. محاصره یعنی چی؟ یعنی همه بیان برن، ایران نره. عجب تصمیم ناشیانه و نادانی. خب اگر اینجا تنگه هست، ما هستیم و همه اونهایی که از اینجا میخوان برن همه برن، ما نریم، مگه ये امکان پذیره؟ मनोज जी, एक तरफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे क्योंकि अमेरिका ने नाकाबंदी की हुई है, दूसरी तरफ हॉर्मुज में टोल लेंगे, तीसरी तरफ हम ये खुद भी देख रहे हैं कि नुकसान तो हो ही रहा है यहाँ पर ईरान को। यानी अब ईरान पिक एंड चूज करेगा और ये कहना पूर्णतः बंद कर देंगे हॉर्मुज को, अगर हमारे जहाज नहीं जा पा रहे तो किसी के नहीं जाएंगे, ये एक दबाव बनाने की कोशिश। दूसरी तरफ ये अगर देखिए आवाजाही होगी, लेकिन क्या ईरान पिक एंड चूज करेगा कि कभी अलाउ कर देगा कभी नहीं, जैसे कि साई साहब ने क्लियर भी किया, कहा भी कि क्लैरिटी नहीं है इनके स्टेटमेंट में कि करना क्या चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिक को चूज कीजिए। अगर आप बात करें ईरान का, तो मुझे लगता है कि अमेरिका ये चलने नहीं देगा, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने हॉर्मुज एरिया में ब्लॉकेज किया है और उसने थ्रेटन किया है कि जो अगर ईरान को अगर कोई भी टोल टैक्स देता है तो उसको हम नहीं जाने देंगे कुछ दिन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ये चीज़ होने नहीं देगा। और चूंकि अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पे जो भी रूल कर रहा है उसको हटाएंगे हम, और जो भी नया एक गवर्नमेंट लाएंगे और इकोनॉमिक न्यूक्लियर बम नहीं बनाने नहीं देंगे। तो बहुत ऐसे इश्यूज था जो कि अमेरिका बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि ईरान पे हम कंट्रोल करें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो स्थिति है और ईरान का वो मजबूत है, वो मानेगा नहीं और अमेरिका भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से अमेरिका पे एक प्रेशर बन रहा है वर्ल्ड ऑर्डर का, कहीं एकाएक ऐसा ना हो कि विदाउट एनी सोल्यूशन वो वहाँ से हट जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भौगोलिक कंडीशन जिस तरह से है, भारत का एक महत्वपूर्ण रोल हो सकता है, लेकिन अब जब तक दोनों पक्ष भारत से कंसल्ट ना करे तो फिर ये भारत कैसे मीडिएट कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत का ईरान के साथ तो बढ़िया संबंध है, रशिया के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है, इजराइल के साथ भी है। तो एक अगर भारत की ओर अगर दोनों कंट्री अगर आता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि आने वाले समय में हमको लगता है कि लास्ट ऑप्शन हो सकता है कि अमेरिका फिर भारत को आगे बढ़ाए कि आप आगे बढ़िए, ताकि फिर से जो है बिल्कुल। लेकिन मनोज सर, कहीं देर ना हो जाए,
ये जो भारत को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है, कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि 60 दिनों का समय इस वक्त ट्रंप के पास है और ऐसे में शायद यही वजह भी हो सकती है जिसके चलते ईरान इस समय को भी कहीं ना कहीं काउंट करते हुए ये सोच रहा है कि हम भी एक प्रेशर ट्रंप पर बनाए, अमेरिका पर बनाए। साहिल सर, और ऐसे में जो ये बात सामने आ रही है, अभी गालिब बाफ का जो बयान सामने आया, कहीं ना कहीं उनका दर्द ज्यादा दिख रहा था। अगर आपने इस बयान को सुना तो एक तरह से मजबूरी में जिस तरह से अपने आप को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नाकेबंदी आप कर रहे हैं तो अगर हम कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं, और नुकसान उन्हें हो रहा है, उनके शिप्स जो है रोके जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, तबाह किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक तरह से दर्द भी है और एक तरह से ये भी है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक ये प्रेशर भी बचता है कि नाकेबंदी अगर आप करेंगे तो हम हॉर्मुज़ पर टोल लगाएंगे, उसे बंद कर देंगे। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। आज पहली बार ये जो आपने वक्तव्य दिखाया है, उनकी बॉडी लैंग्वेज रिकंसिलिएटरी, मेलोड डाउन, अभी तक वो ऐसे बात नहीं करते थे, तो नाउ इट इज हिटिंग द वर्स्ट। अभी उनको जब पैसे मिलने, एक एक रुपया, एक एक डॉलर बंद हो गया है, चाइना से युआन की पेमेंट नहीं हो रही है। चाइना बीइंग अ वेरी लॉफुल कंट्री, वो बिना पेमेंट के इनको गोला बारूद नहीं देगा जब तक कि उनके यहाँ से कोई ऐसा सैंक्शन नहीं आता है कि युद्ध के लिए इनको स्पेशल हेल्प करें। तो अब ईरान को वो हीट फील हो रही है, अब उनको वो सीरियस प्रॉब्लम लग रही है कि अगर हमारा पहले भी सैंक्शंस लगे हुए थे, लेकिन सैंक्शंस इनके ऑयल सेल पे जितने लगे थे, इनके जितने फॉरेन एसेट्स को फ्रीज किया हुआ था, उससे उनको डायरेक्टली कोई हिट नहीं हो रहा था, बिकॉज वो बैकडोर से काफी तेल बेच रहे थे, रशियन साइड से काफी तेल बेच रहे थे, यूरोप को काफी तेल बेच रहे थे डिस्पाइट दी सैंक्शंस। बट अब सैंक्शंस के साथ साथ फिजिकल रेस्ट्रेंट कि अब हम पोर्ट से तेल जाने ही नहीं देंगे, तो ये उनको डबल वैमी लगा है। अब उनका एकदम रेवेन्यू खत्म हो गया है और दे में रन आउट ऑफ मनी। लेकिन इसमें एक चीज, अगर वो टैक्टफुल होते, अगर खमैनी साहब जिंदा होते, थिंक टैंक अभी अलाइव होता और बात कर रहा होता, तो उनको 8-10 दिन ये वॉर डिले करनी चाहिए ताकि वो टैक्टिकली ट्रंप को वॉशिंगटन में बीट कर दें। अगर ये वॉर 60वें दिन कॉल ऑफ नहीं की अमेरिका ने, तो ट्रंप एक ऐसे लीगल बैटल में फंसेंगे अपनी कांग्रेस में जो ईरान की विक्ट्री हो जाएगा। लेकिन आई डोंट थिंक कि अभी उनके पास उतनी डेप्थ है थॉट की, वो अपनी जान बचाने में IRGC ज्यादा लगी हुई है और इस वजह से एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर रहे हैं, जो कि वेस्टर्न एनालिस्ट भी इस समय फोकस नहीं कर पा रहे। जैसा कि अभी हमारे दूसरे पैनलिस्ट माथुर सर ने बताया था, इतना मेजर एक ऑपरेशन हुआ जो मदुरो के पिकअप फ्रॉम वेनेजुएला से कहीं बड़ा था। मदुरो का पिकअप सडन था, विदाउट रेसिस्टेंस था। यहाँ पे ईरान की आर्मी के बीच, ईरान की लोगों के बीच वॉर जोन में 2 पायलट जो पता है कि वहां हैं, वहां से जाकर उठा लाया। ये ईरान की आर्मी की बहुत ही शर्मनाक डिफीट। लेकिन लेफ्ट लीनिंग वेस्टर्न मीडिया, यूरोपियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया ने इस खबर को चलाया ही नहीं। ये विक्ट्री में विक्ट्री मानी जाएगी, इस तरह का ऑपरेशन था। तो एनीवेज दैट रिफ्लेक्ट्स कि IRGC की प्रेजेंट स्टेटस क्या है। वो अमेरिका के साथ अब ज्यादा नहीं रुक सकते, लेकिन अगर वो इंटेलिजेंट होते तो इसको डिले करते 8 दिन और अमेरिका को कहीं और बीट कर देते, चेकमेट की तरह। जी गिर माथुर साहब, कुल मिलाकर अगर हम देखें, जितनी हम चीजों पर डिस्कशन कर रहे हैं, ये जो वार्ता होने वाली है, इस पर क्या इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है? आपको लग रहा है कि इस दफा ये सक्सेसफुल होगी या अभी भी कुछ पेच फंसेंगे? नहीं, ऐसा है कि इसमें दबाव की राजनीति कैसी है वो देखना पड़ेगी। इस समय क्या है कि जो ईरान के अंदर टॉप लीडरशिप है, वहाँ का प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट की स्थिति ऐसी है कि वो सिर्फ एक नेम सेक के लिए प्रेसिडेंट है, बाकी सारा IRGC का कंट्रोल है उनके ऊपर। तो हाई लेवल पे जो भी टॉप ऑफिशियल्स बैठे हैं, जैसे आपने थोड़ी देर पहले उनका वहाँ का जो मजलिस शूरा के चीफ का बयान दिखाया, तो वो बेचारा कुछ वो जो बोल रहा है दयनीय स्थिति की बात कर रहा है। तो ऐसे में जब आपको टॉप लीडरशिप, देश की पॉलिटिकल लीडरशिप जब ढंग से बात नहीं कर पाती, तो निगोशिएशन, डिप्लोमेटिक बात कौन करेगा? यही लोग तो करेंगे और इन लोगों को करना है। अब IRGC तो कोई ऐसा संगठन नहीं है कि जिससे बात की जाए, वो करना भी नहीं चाहिए। जहाँ भी प्रॉक्सीज हैं उनसे बात करना ही नहीं चाहिए और उनकी ना बात मानना चाहिए, उनकी शर्तों ईरान की तरफ से जो भी बात करने के लिए जाएंगे, ईरान के राष्ट्रपति जब पहुंचेंगे वार्ता के लिए, तो वो जो भी जिन बातों को, जिन शर्तों पे वो अग्रीड होंगे, वो शर्तें IRGC हो सकता है ना माने। हाँ, ये दबाव, ये जो हार्मोज में जो भी ट्रोल लगाने का जो बात चल रही है, इनकी गड़बड़ है। जबकि अमेरिका ने बहुत साफ साफ किया कि आपके वर्ल्ड में जहाँ भी एसेट्स हैं, इनके दुनिया के अंदर जो ईरानियों के एसेट्स हैं वो $100 बिलियन के हैं और वो सारे इन्होंने छुपा के रखे हुए थे अलग अलग देशों में। अलग अलग देशों में छुपा के रखे, अमेरिका को पता है कहाँ का रखे इन्होंने। तो उसने कहा कि मैं आपको छोड़ दूंगा, इसके लिए आप पैसा लो, एंजॉय करो।
यानी सर आप कह रहे हैं कि आईआरजीसी अगर इस डील को डील करता है, अगर इस बातचीत में आता है तो उस तरीके से डिसीजन सामने नहीं आ पाएंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर से जंग की शुरुआत हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर से जंग की शुरुआत। आईआरजीसी ने तेल टैंकर पर भीषण हमला किया है। हॉर्मुज पार करने की कोशिश कर रहा था जहाज और आईआरजीसी ने हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ी खबर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जंग की शुरुआत हो रही है और आईआरजीसी ने तेल टैंकर पर भीषण हमला किया है। विकास, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से ईरान कह रहा था कि वो यहाँ से किसी को भी निकलने नहीं देगा, जिसको भी निकल उसको टोल टैक्स देना पड़ेगा, संरक्षण या पर्यावरण और संरक्षण शुल्क देना पड़ेगा, तो ऐसे में सुरक्षा पर्यावरण संरक्षण शुल्क देना पड़ेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसने उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया, किसी भी टैंकर को वहां से निकलने नहीं देगा। देखिए कहीं ना कहीं कि ये बौखलाहट भी है, क्योंकि वो भी जानता है कि अब उसके पास जो है आर्थिक स्थिति उसकी खराब होती जाती है, जिन चीजों से जिन ओर से पैसा कमा रहा था उससे पैसा नहीं कमा पा रहा है। ऐसे में उसके लिए दिक्कतें बढ़ने वाली हैं ऐसे सब आने वाले समय, इसीलिए वो लगातार कोशिश कर रहा है कि हॉर्मुज पे कब्जा जो है और कड़ा किया जाए, ताकि पूरी दुनिया अगर जब चीखेगी तो शायद उस समय ट्रंप कहीं ना कहीं झुकने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो लग नहीं रहा है कि ट्रंप भी झुकेंगे, कि दोनों तरफ से अब जो है एक ईगो जो है वो सामने आ रही है और दोनों इस सर्वाइवल मोड पर हैं अपने आप में। बिल्कुल, यानी अपनी बात को बहुत पुख्ता तरीके से आईआरजीसी दिखाना चाहता है कि अगर हॉर्मुज बंद किया है, कोई आता है तो उसके शिप को यहाँ पर तबाह कर दिया जाएगा। मनोज जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 24 घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जो है क्या मैसेज देना चाह रहा है विदेशी मार्केट को, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि मंडे को अगर फिर से मार्केट खुले तो फिर से जो है सेंसेक्स जो है धड़ाम से गिर जाए। तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप जो है कुछ न कुछ जरूर सोच रहे होंगे कि मंडे को क्या स्टेटमेंट दिया जाए या किस तरह से जो है पीस वार्ता को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि बात तो आ रही है कि मंडे को पीस टॉक फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में 24 घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सेकेंड पीस टॉक अगर होता है तो सोल्यूशन तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जल्दी, लेकिन फिर जो सेकेंड थर्ड राउंड का जो टॉक होगा मुझे लग रहा है कि उसमें पॉजिटिव आते रहेगा और हम लोग, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आईआरजीसी रीग्रुप हो चुका है। पहले जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया था ईरान पे और 45 आईआरजीसी के मेंबर्स जो का डेथ हो गया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मौका मिल गया उसे, और मुझे लग रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन वो भेजना चाह रहा है आईआरजीसी के जो भी मेंबर्स हैं नीचे लेवल तक भी, वो धीरे धीरे जा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो ईरान का है वो आपस में डिस्कशन करके आईआरजीसी के मेंबर्स को बताते रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हम लोग एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त फिलहाल इतना ही था। तो अभी तीसरे दौर की जो बातचीत है, उस बातचीत में क्या निकलकर सामने आएगा, क्या कोई पॉजिटिव अगर देखिए नतीजा सामने आता है या फिर वो नतीजा नहीं आता लेकिन सीज फायर बढ़ता है और तीसरे दौर की बातचीत के लिए चीजें टल जाती है। सबके बीच हॉर्मुज की स्थिति को लेकर अगर हम देखें तो यथास्थिति बनी हुई है। टोल लेगा ईरान और साथ साथ बंद कर देगा, ये भी उसकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।